अच्छा सर, वैसे अभी आप क्या देख रहे हैं, क्या निवेशक अब जो है हाइब्रिड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ से हटकर वापस से प्योर इक्विटी में आते हुए आपको नजर आ रहे हैं? क्योंकि हम जब भी शो करते हैं तमाम एक्सपर्ट्स का यही सजेशन होता है कि एक हाइब्रिड तरीके से, डाइवर्सिफाइड तरीके से अपना निवेश करें, अलग अलग एसेट क्लासेस में निवेश डालें। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा मल्टी एसेट फंड में निवेश घटा भी है, गोल्ड ईटीएफ से जो है लोग रिडेम्पशन कर रहे हैं, प्योर इक्विटी फंड्स में क्या सर ज्यादा प्राथमिकता देते हुए नजर आ रहे हैं निवेशक? So यहाँ पे डेफिनेटली इक्विटी मार्केट से आज 86,000 85,000 ऑल टाइम हाई था। वी आर एट 77 76,000 पे सेंसेक्स पे आ गया, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 10% फॉल ऑलरेडी दिख रहा है, प्लस वी आर नॉट, अनसर्टेनिटी काफी है। तो इक्विटी मार्केट ऑब्वियसली इज अ गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट, बट जहां तक प्रॉफिट हाइब्रिड से मुझे इक्विटी फंड में विल प्योरली डिपेंड कि मेरा गोल क्या है। अगर से मेरा गोल 2-3 महीने 2-3 साल में अगर मेरा गोल, तो मैं कभी इक्विटी मार्केट में आऊंगा नहीं। पर मेरा अगर गोल है कि 10 साल है, मैंने थोड़ा बहुत इक्विटी मार्केट समझ भी लिया है, तो प्रॉब्लम में थोड़ा लेस अग्रेसिव, जो हाइब्रिड फंड्स बोलते हैं, जो थोड़ा लेस अग्रेसिव से मैं मेरा पोर्टफोलियो और अग्रेसिव कर दूंगा। एंड और अग्रेसिव इज द बेस्ट टाइम राइट नाउ, कि जब मार्केट डाउन है तो वो टाइप अगर करेंगे तो नथिंग लाइक इट। सर कंजर्वेटिव, जैसे कि अगर हाइब्रिड फंड्स की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो फिर ओवरऑल भी अगर हाइब्रिड कैटेगरीज की अगर हम लोग दूसरे अलग अलग फंड्स देखें, तो उसमें ओवरऑल 31% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसमें सबसे ज़्यादा आउटफ्लो देखने को मिला है कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में, जहाँ पर करीब 67 करोड़ रुपए का आउटफ्लो रहा है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरीज भी है, जैसे कि आर्बिट्राज में फंड्स की अगर बात करें तो 82% का डिक्लाइन सर इसमें भी देखने को मिला है। ओवरऑल हाइब्रिड कैटेगरी को सर कैसे देख रहे हैं आप? और मंथ ऑन मंथ बेसिस में खास तौर पे जो आपका हाइब्रिड फंड्स की कंजर्वेटिव कैटेगरी है, उसमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला, उसको कैसे देख रहे हैं आप? सो यहाँ पे फर्स्ट व्हाट आई कैन अज्यूम इज कि हाइब्रिड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्यों डाला था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हाई था, वैल्यूएशंस हाई थे। अभी लग रहा है कि वैल्यूएशंस काफी अच्छे हो गए। हम लोग बिट में थोड़ा बहुत, अगर आपको डेटा पॉइंट्स की अगर बात करता हूँ, जो एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने एक डेटा, बहुत अच्छा डेटा बताया हुआ है कि सितंबर 2024 में निफ्टी मिड कैप 22,300 था, वही मार्च 26 में वो 21,476 आ गया, और अभी तो और भी लो हो गया है। 4% का एब्सोल्यूट करेक्शन है। पर जब प्राइस अर्निंग देखिए कितना महंगा है, वो टाइम पे 45.8 का प्राइस अर्निंग रेशियो था, पी रेशियो था, आज 32 पे आ गया। ऑलमोस्ट 30% गिरावट आ गई उसके वैल्यूएशन में। पर बेस्ट चीज जो दिख रही है कि अर्निंग पर शेयर, जो ईपीएस जो हम लोग बोलते हैं, सितंबर 24 में 488 था, आज 671 हो गया। अर्निंग पर शेयर अप्रोक्सीमेटली 37% बढ़ गया है, विच क्लियरली शोज कि भाई वैल्यूएशन थोड़े नीचे आ गए और अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो प्रॉब्ली आगे अच्छा मार्केट रिटर्न दे देगा। तो कई इन्वेस्टर होंगे जहां पे उनके ऐसे गोल काफी लंबा है, थोड़ा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है, तो डेफिनेटली कम कंजर्वेटिव हाइब्रिड से मैं एक प्योर इक्विटी फंड में पैसा डालना ज्यादा प्रीफर करूंगा, क्योंकि लग रहा है कि भाई अभी अच्छा ग्रोथ आ सकता है, इतना मार्केट वैल्यूएशंस नीचे आ गया है। तो बट अगेन इट विल प्योरली डिपेंड, ये कोई फिक्स रूल नहीं है, इट विल प्योरली डिपेंड ऑन द रिस्क एपेटाइट, इट विल प्योरली डिपेंड कितना उनके कितना गोल्स कितना दूर है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आज अगर मैं इक्विटी में डालता हूँ, लग रहा है कि 1 साल 2 साल में अच्छा सा बढ़ जाएगा, बट यू नेवर नो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो आई ऑलवेज से कि भाई ये मेहनत का पैसा है, अगर 2-3 महीने 2-3 साल के अंदर आपको निकालना चाहिए तो हाइब्रिड में ही रखिएगा, इक्विटी का एक्सपोजर नहीं दीजिएगा प्योर इक्विटी का। पर अगर से 5-6 साल के ऊपर का, तो डेफिनेटली आप हाइब्रिड से इक्विटी में आप शिफ्ट कर सकते हो। अच्छा ठीक है सर। सर वैसे क्योंकि हम बात कर रहे हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की, अगर सर किसी के पोर्टफोलियो में इक्विटी का एक्सपोजर भी है, डेट भी उसने रखा हुआ है, इसके अलावा अलग से गोल्ड एंड सिल्वर फंड या फिर गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में वो निवेश कर रहा है, तब भी क्या उसके लिए जरूरी है कि वो मल्टी एसेट एक कैटेगरी अपने पोर्टफोलियो में जरूर ऐड करें, मतलब हाइब्रिड की कोई भी कैटेगरी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें? सो यहाँ पे 2 चीज बता, अगर इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि डेट किसके लिए उसे रखा था, कि भाई मुझे 6 महीने में पैसा निकाल देना, इसलिए मैं डेट फंड में डाला था, तो उसके लिए ऑब्वियसली मल्टी एसेट फंड कैटेगरी लेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब अगर एडिशनल इन्वेस्टमेंट विद लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा रहेगा। पर दूसरा एक इन्वेस्टर जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सब रखा और वो खुद ही एलोकेशन करना चाहता है और खुद ही टाइमिंग करना चाहता है, तो उसके लिए अगेन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले लेंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगा। बट एक इन्वेस्टर ऐसा है कि जिसको डेट, गोल्ड, सिल्वर ले लिया, पर मुझे यार टाइमिंग समझ में नहीं आ रहा है, फिर मुझे मेरे इमोशंस आ जाते हैं, जब मार्केट गिरता है मुझे डर लगता है, या यहाँ से गोल्ड बहुत बढ़ जाता है तो मुझे और लालच आ जाती है कि भाई और बढ़ने दो। ऐसे टाइप के जो इन्वेस्टर है उसको ऐसे कि वो डेट, सिल्वर, गोल्ड निकाल के अगर मल्टी एसेट में डाल देंगे तो अच्छा रहेगा, विद एटलीस्ट 3 to 5 years ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है सर। चलिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की बात हो रही है तो जरा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के इनके रिटर्न्स जो हैं वो भी हम लोग यहाँ पर टटोल लेते हैं। एक साल के पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है कोटक का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जिसने पिछले एक साल में 32.30% का रिटर्न दिया है। उसके बाद अगर बात करें तो HSBC का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 30.75% के साथ ये दूसरे पायदान पर काबिज है। तीसरे नंबर पर है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 27% के रिटर्न के साथ ये तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर पर है DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, 27% का रिटर्न इसने भी दिया है। यूनियन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ने 26.45% का रिटर्न दिया है और इसके साथ ये टॉप 5 में हमारी लिस्ट में यहाँ पर शामिल होता है बिल्कुल। एमफे के डेटा के मुताबिक। बिल्कुल। वहीं अगर इसी कैटेगरी का हम देखें 3 साल का रिटर्न कैसा रहा है, यानी कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ने बीते 3 साल में किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है, उस पर नजर डालें तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है क्वांट मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का। 24.90% के रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए। बीते 3 साल की हम बात कर रहे हैं, 3 साल का डेटा आपको बता रहे हैं। निपॉन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड दूसरे नंबर पर 22.93% के रिटर्न अपने निवेशकों को इसने दिए। यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देखें 20.08% के रिटर्न इस टीम पे अपने निवेशकों को दिए। और वहीं सेकंड लास्ट जो है इस लिस्ट में SBI मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसने भी जो है 20% तक के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। और आदित्य बिरला सन लाइफ का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड देखें तो 19.67% के रिटर्न इसने भी बीते 3 साल में दिया। अभिषेक जी ने जो डेटा बताया वो 1 साल के रिटर्न थे, जो डेटा मैंने आपको बताया वो 3 साल के रिटर्न है। 1 साल हो चाहे 3 साल हो, सदाबहार रिटर्न है इनके। एनुअलाइज रिटर्न जैसे कि दिव्या ने बताया 24% तक के रिटर्न इसने दिए हुए हैं। ऋषित सर, रिटर्न तो शानदार हैं, चाहे लॉन्ग टर्म देखें चाहे शॉर्ट टर्म हम लोग यहाँ पर देखें। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको कैसे लग रही है ये कैटेगरी, प्लस जो इनफ्लो में कमी आई है वो रिटर्न पर असर डाल सकती है, आपको लग रहा है? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई ये पास्ट हिस्ट्री है। म्यूचुअल फंड बोलता है कि भाई पहले पास्ट हिस्ट्री को आगे आएगा कि नहीं आएगा वो ध्यान में रखिएगा। ये 30% 20% ये इक्विटी पोर्टफोलियो में लाना इज डिफिकल्ट ईयर ऑन ईयर। ये लोग मल्टी एसेट में लेके मेनली बिकॉज यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर एज वी ऑल नो कि बहुत ज्यादा तेजी आ गई है, तो उसकी वजह से टच जो 3 साल 2 साल के रिटर्न बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बट आइडियली कोई भी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, उसका पर्पस ये है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, पर्पस ये है कि थोड़ा रिस्क कम करके थोड़ा ज्यादा रिटर्न लाना है, बहुत ज्यादा नहीं रिटर्न लाना है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज इफ यू आस्क मी, इसका एवरेज रिटर्न शुड ऑलवेज बी बिटवीन 8 to 12 या 13% के आजू बाजू इसका बीच में रिटर्न एवरेज रिटर्न आएगा। बट 20-25% ये वन ऑफ केसेस आ गया। आई एम नॉट टू श्योर वो आगे आएगा कि तो ये नंबर्स देखिए, प्लीज इन्वेस्टमेंट मत करिएगा इज व्हाट आई विल से।